हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UP SSC एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में रेबीज, मलेरिया, डेंगू का लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। टॉप 30 PYQ क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय ना बर्बाद करते हुए। 30 क्वेश्चन करेंगे, इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है रेबीज वायरस मस्तिष्क में सूजन किसके कारण उत्पन्न करता है? वायरल टॉक्सिन, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, या न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन, या ब्लड ब्रेन बैरियर की विफलता। तो कह रहा रेबीज वायरस मस्तिष्क में सूजन किसके कारण उत्पन्न करता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। नेक्स्ट कह रहा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया में कौन सा लक्षण सबसे आम है? लगातार बुखार, अनियमित बुखार, हर 48 घंटे में बुखार, हल्का ज्वर और ठंड लगना। तो कह रहा है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया के कौन सा लक्षण सबसे आम है? तो हमारा राइट हो जाएगा अनियमित बुखार, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा लगातार बुखार। तो कह रहा है क्या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया में कौन सा लक्षण है सबसे आम? लगातार बुखार। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कौन सी प्रमुख जटिलता होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किडनी फेल्योर, आंतरिक रक्तस्राव, या लीवर सीरोसिस। तो कह रहा डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कौन सी मुख्य जटिलता होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है रेबीज वायरस का मुख्य लक्षित अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, जिगर। तो कह रहा रेबीज वायरस का मुख्य लक्षित अंग कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मलेरिया से जुड़ी ब्लैक वाटर फीवर क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन की अत्यधिक हानि, डिहाइड्रेशन से उत्पन्न बुखार, पीलिया और लीवर फेल्योर, या उच्च रक्तचाप के कारण सिर दर्द। तो कह रहा मलेरिया से जुड़ी ब्लैक वाटर फीवर क्या है? तो ब्लैक वाटर फीवर है हमारा रक्त में हीमोग्लोबिन की अत्यधिक हानि। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है डेंगू वायरस का कौन सा जीनोटाइप सबसे खतरनाक माना जाता है? एशियन अमेरिकन, या कॉस्मोपॉलिटन, या साउथ ईस्ट एशियन, या सिल्वाटिक। तो कह रहा डेंगू वायरस का कौन सा जीनोटाइप सबसे खतरनाक माना जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट एशियन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रेबीज का संक्रमण सबसे सामान्यतः कितने समय बाद लक्षण उत्पन्न करता है? 1 से 3 दिन, 7 से 14, 1 से 3 महीने, 6 से 12। तो हमारा जो है रेबीज का संक्रमण सामान्यतः कितने समय बाद लक्षण उत्पन्न करता है? तो हमारा 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 3 महीने। नेक्स्ट कह रहा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम द्वारा उत्पादित कौन सा प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं में जमाव उत्पन्न करता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मोडियम टॉक्सिन, नोप्स प्रोटीन, मलेरियन फाइब्रिन। तो कह रहा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम द्वारा उत्पादित कौन सा प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं में जमाव उत्पन्न करता है? तो हमारा 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोप्स प्रोटीन। कह रहा डेंगू का कौन सा लक्षण सबसे इसे चिकनगुनिया से अलग करता है? तीव्र जोड़ दर्द, प्लेटलेट्स की अत्यधिक गिरावट, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और ठंड लगना। तो कह रहा डेंगू का कौन सा लक्षण इसे चिकनगुनिया से अलग करता है? तो चिकनगुनिया से अलग करता है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेटलेट्स की अत्यधिक गिरावट। जो डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की सबसे अधिक गिरावट होती है। कह रेबीज के मामलों में किस प्रकार का टीका दिया जाता है? निष्क्रिय टीका, जीवित कमजोर टीका, सब यूनिट टीका, या DNA टीका। तो कह रहा रेबीज के मामलों में किस प्रकार का टीका दिया जाता है? तो हमारा 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय टीका। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मलेरिया में प्राइमाक्विन का उपयोग किस लिए किया जाता है? बुखार कम करने के लिए, लीवर स्टेज परजीवियों को खत्म करने के लिए, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, या पाचन सुधारने के लिए। तो कह रहा क्या मलेरिया में प्राइमाक्विन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर स्टेज परजीवियों को खत्म करने के लिए। तो हमारा 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो 12वां देखिए क्वेश्चन कह रहा डेंगू वायरस किस परिवार से संबंधित है?
पिकोरनाविरिडे या फ्लेविविरिडे या आर्थोमिमिक्सोविरिडे या रेब्डोविरिडे। तो कह रहा डेंगू वायरस किस परिवार से संबंधित है, तो हमारा फ्लेविविरिडे, फ्लेविविरिडे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है रेबीज वायरस शरीर के में किस विधि से यात्रा करता है, रक्त, लिम्फ, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र। जो हमारा क्या है, कह रहा रेबीज वायरस शरीर के किस विधि से यात्रा करता है, तो हमारा 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट कह रहा मलेरिया के फैलने के लिए जिम्मेदार मुख्य जीव कौन सा है, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो कह रहा मलेरिया के फैलने के लिए जिम्मेदार मुख्य जीव कौन है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट कह रहा डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट सबसे अधिक सटीक होता है, एलिसा, NS1 एंटीजन टेस्ट, VDRL, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो हमारा कह रहा डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट सबसे अधिक सटीक होता है, तो हमारा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NS1 एंटीजन टेस्ट। नेक्स्ट कह रहा रेबीज के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP कितने दिनों तक दिया जाता है, 3 दिन, 5 दिन, 14 दिन, 28 दिन। तो कह रहा रेबीज के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP कितने दिनों तक दिया जाता है, तो हमारा 16वें का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिन। नेक्स्ट कह रहा मलेरिया की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, DDT छिड़काव, वैक्सीन, एलोपैथिक दवाएं, नियमित रक्त परीक्षण। तो कह रहा मलेरिया की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो हमारा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DDT छिड़काव। नेक्स्ट कह रहा डेंगू के कारण मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, हृदय, किडनी, लीवर, प्लीहा। तो डेंगू के कारण मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। तो डेंगू के कारण क्या होता है, लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट कह रहा रेबीज के लक्षणों में सबसे प्रमुख कौन सा है, हाइड्रोफोबिया, खांसी, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते। तो कह रहा रेबीज के लक्षणों में सबसे प्रमुख कौन सा है, तो रेबीज के लक्षण में सबसे प्रमुख है हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज के लक्षण क्या था, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट कह रहा मलेरिया के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार है, एडीज एजिप्टी, क्यूलेक्स, एनोफिलीज, सैंड फ्लाई। तो कह रहा मलेरिया के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार है, तो हमारा हो जाएगा एनोफिलीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है डेंगू का कोई प्रभावी इलाज क्यों नहीं है, वायरस तेजी से म्यूटेट रहता है या शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, दोनों ए तथा और भी कोई ठोस कारण नहीं। तो हमारा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो हमारा डेंगू का कोई प्रभावी इलाज नहीं, क्योंकि क्या वायरस तेजी से क्या होते हैं, म्यूटेट करता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट कह रहा रेबीज से संक्रमित व्यक्ति में मौत मुख्यतः किस कारण होती है, हृदयाघात, श्वसन विफलता, किडनी फेल्योर या रक्तस्राव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वसन विफलता के कारण, सांस लेने में क्या कठिनाई। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपायरम के कारण कौन सी घातक जटिलता होती है, सेरेब्रल मलेरिया, पेट में संक्रमण, लीवर सिरोसिस या टाइफाइड। तो कह रहा प्लाज्मोडियम फैल्सीपायरम के कारण कौन सी घातक जटिलता होती है, तो हमारा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रल मलेरिया। नेक्स्ट कह रहा डेंगू का टीका पहली बार किस देश में विकसित किया गया था, ब्राजील, भारत, फिलीपींस, USA। तो कह रहा डेंगू का टीका पहली बार किस देश में विकसित किया गया था, तो हमारा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। नेक्स्ट कह रहा डेंगू शाक सिंड्रोम में मुख्य रूप से कौन सा लक्षण पाया जाता है, तेज बुखार और सिर दर्द, हाइपोटेंशन और प्लाज्मा लीकेज, त्वचा पर लाल चकत्ते, मांसपेशियों में ऐंठन। तो कह रहा डेंगू शाक सिंड्रोम में मुख्य रूप से कौन सा लक्षण पाया जाता है, तो हमारा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोटेंशन और प्लाज्मा लीकेज। नेक्स्ट कह रहा रेबीज वायरस का कौन सा स्ट्रेन इंसानों के लिए सबसे घातक होता है, CVS11, निसिग्रा, ईरा, स्ट्रीट वायरस स्ट्रेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वायरस स्ट्रेन। तो हो जाएगा क्या, स्ट्रीट वायरस स्ट्रेन। तो रेबीज वायरस का कौन सा स्ट्रेन इंसानों के लिए क्या सबसे घातक होता है, स्ट्रीट वायरस स्ट्रेन। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा मलेरिया के उपचार में ACT क्यों उपयोगी है, यह मलेरिया परजीवी को तेजी से नष्ट करता है, यह मच्छरों को मारता है, यह केवल बुखार कम करने में सहायक होता है,
यह केवल प्रतिरक्षा बढ़ाता है। तो कह रहा मलेरिया के उपचार में ACT आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी क्यों उपयोगी है? तो यह मलेरिया परजीवी को क्या करता है? तेजी से नष्ट करता है। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। डेंगू वायरस संक्रमण में सीनियर डेंगू की पहचान किस लक्षण से होती है? प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि, प्लीहा का सिकुड़ना, गंभीर अंग विफलता का और रक्तस्राव, तेज हल्का बुखार। तो हमारा 28वें का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। तो 2 क्वेश्चन और बचा है। तो देखिए 29वां क्वेश्चन का रहा रेबीज में फ्यूरिस रेबीज और पैरालिटिक रेबीज में अंतर क्या है? फ्यूरिस रेबीज में उत्तेजना होती है जबकि पैरालिटिक रेबीज में क्या मांसपेशियां कमजोर होती हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। पैरालिटिक रेबीज में अधिक लार स्राव होता है और फ्यूरियस रेबीज बिना किसी लक्षण के होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेबीज में फ्यूरियस रेबीज और पैरालिटिक रेबीज में अंतर। तो क्या होता है? फ्यूरियस रेबीज में उत्तेजना होती है जबकि पैरालिटिक रेबीज में क्या मांसपेशियों में कमजोरी होती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करा मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में स्पोरोजोइट चरण किस अंग में प्रवेश करता है? फेफड़े, अस्थिमज्जा, लीवर या यकृत, तिल्ली। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर यकृत या लीवर। जो हमारा क्या मलेरिया परजीवी क्या जीवन चक्र में क्या स्पोरोजोइट का चरण किस अंग में प्रवेश करता है? यकृत या लीवर में। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन किए हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।